दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिल रहा है टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए, और हम शुरुआत किए हैं हिंदी गद्य के विकास से। हिंदी गद्य के विकास पर बहुत सारा लेक्चर वीडियो भी आपको मिल चुका है और प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से यहाँ से तैयारी करवाई जा रही है। जैसा कि आपका डिमांड भी था कि सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करवा दिया जाए, तो मेरा प्रयास यही है कि आपके सफलता में अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बस यही मेरा प्रयास है। और आपका ये जो कमेंट भी आ रहा है, इससे एक आत्मसंतुष्टि मिल रही है कि चलिए कम से कम आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो चाहिए, जो गूढ़ प्रश्न चाहिए, वो आपको मिल रहा है, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल चुका है और हम लोगों को अब अलग हट करके तैयारी करनी पड़ेगी, अलग हट करके सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसके पहले का बहुत सारा वीडियोज अपलोड है। कम से कम आप वहाँ जाएंगे तो जीआईसी एलटी ग्रेड का वीडियो और टीजीटी पीजीटी लेवल का वीडियो, फिर जूनियर एडिट से संबंधित बहुत सारा वीडियोज है। कुल मिलाकर के करीब आपको 100 से ज़्यादा वीडियो जो आपको वहाँ से मिलेगा। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि मेरे पुराने साथी तो उसको देख रहे हैं, देख भी चुके हैं और वहाँ से लाभ प्राप्त भी कर चुके हैं। ठीक है ना? तो आप वहाँ जाइए और वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और यहाँ प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक नया प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ 2022 का टीजीटी पीजीटी का, वहाँ इसमें आपको नया वीडियोज़ मिलेगा। ठीक है? और एक चीज़ और है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ प्रतिदिन आपको जो है कि 10 अच्छे अच्छे प्रश्न, क्विज टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा, और कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट भी प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लिंक भी है। आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक, और भारतेंदु युग के जो नाटक हैं उन नाटकों से संबंधित पूरा डिटेल जानकारी आज हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग तब द्विवेदी युग में प्रवेश करेंगे, और द्विवेदी युग में जो भी द्विवेदी युग का जो गद्य साहित्य या फिर नाटक है, जो कुछ भी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है? आइए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मौलिक नाटक है वो क्या क्या है उसको देख लिया जाए। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, यह 1873 का प्रकाशन वर्ष है। यह एक प्रकार का प्रहसन है, और इसका जो नाटक का विषय वस्तु है, सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है ना? दूसरा इनका जो नाटक है, जो मौलिक नाटक, यह विशस्य विषमौषधम है, और 1876 में प्रकाशित हुआ था। यह एक भाड़ नाटक, भाड़ नाटक मतलब क्या हुआ, एक पात्रीय नाटक, इसमें एक ही पात्र जो है कि पूरे नाटक का मंचन करता है, इसको भाड़ नाटक हम बोलते हैं। और यह एक प्रश्न बन भी सकता है कि निम्न में भाड़ नाटक कौन सा है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और इसका विषय वस्तु क्या है, बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर यह आधारित है। ठीक है? प्रेम योगिनी, प्रेम योगिनी का प्रकाशन वर्ष जो है कि 1875 है। यह प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से गूढ़ प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये कितने अंक का है? तो 4 अंक का एक छोटा सा नाटिका है, और यह इसका विषय वस्तु क्या है, काशी के धर्माडंबर का छाया चित्रण है। अगला जो नाटक है चंद्रावली है, 1876 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये एक छोटी सी नाटिका है, और यह वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना? आगे देखिए, 5वां जो इनका नाटक है, भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा, और यह 1880 में यह प्रकाशित हुआ था, इसका प्रकाशन वर्ष है। और यह नाट्य या रासक या लास्य रूपक के रूप में, मतलब इसका जो प्रकार है किस तरह का है, यह रासक है, या फिर लास्य रूपक भी कह सकते हैं, या फिर छोटा सा नाट्य भी कह सकते हैं। और इसका विषय वस्तु क्या है, भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है, और अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा भी इसमें की गई है। अगला इनका जो नाटक है,
नील देवी है, जो 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये गीत रूपक है। राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इसमें की गई है। यह एक ऐतिहासिक गीत रूपक है। राजपूतानी आन बान क्या होता है, नारी का व्यक्तित्व क्या होता है, नारी के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा क्या होती है, इसके बारे में इसका चित्रण किया गया है। अंधेर नगरी जो नाटक है, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी ये लिखा गया था 1880 में, और यह एक प्रकार का प्रहसन है। और इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेरगर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। ठीक है ना। तो ये तो रहा इनका मौलिक नाटक। आइए अब हम लोग थोड़ा सा व्याख्यात्मक प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ लेते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न का मेरे कहने का आशय ये है कि मतलब इनके इस युग के जो अन्य नाटक हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारतेंदु जी का जो नाटक है, जो अनुदित नाटक है, आइए हम लोग इनके अनुदित नाटक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अनुदित नाटक, ठीक है ना, किनका, वो क्या नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अब देखिए रत्नावली इनकी एक जानते हैं, रत्नावली, रत्नावली के बारे में आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रत्नावली का जो अनुवाद किया गया था 1868 में इसका अनुवाद किया गया था। कब किया गया था? 1868 में इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है ना। और यह संस्कृत का जो नाटक है, संस्कृत का जो नाटक है, संस्कृत का जो ये नाटक है, और इसके रचयिता हैं हर्ष। तो हर्ष की जो रत्नावली है संस्कृत का, उसी का यह अनुवाद किए हैं। ठीक है ना। तो ये तो रही रत्नावली की बात। अब आइए हम लोग जान लेते हैं विद्या सुंदर, इनका एक नाटक है विद्या सुंदर। आइए विद्या सुंदर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, विद्या सुंदर नाटक के बारे में। तो विद्या सुंदर ये संस्कृत का चौर पंचाशिका एक नाटक है। चौर पंचाशिका क्या है? चौर पंचाशिका, ठीक है ना, एक नाटक है, उसी का यह अनुवाद है विद्या सुंदर। और एक चीज़ और है, यह बंगला, इसका अनुवाद पहले बंगला में हुआ था, ये भी जान लीजिए। इसका अनुवाद किस में हुआ था? बंगला में हुआ था। और बंगला में इस चौर पंचाशिका का अनुवाद विद्यासागर के रूप में हुआ था। किस रूप में हुआ था? विद्यासागर के रूप में हुआ था। यानी विद्यासागर के रूप में बंगला में इसका अनुवाद हुआ था। और इसके जो अनुवादकर्ता थे, जो अनुवादक थे, बंगला के जो कवि रहे हैं, वह यतीन्द्र मोहन ठाकुर हैं। क्या नाम है उनका? यतीन्द्र मोहन, यतीन्द्र मोहन ठाकुर, यतीन्द्र मोहन ठाकुर, ये इनका नाम है, जो बंगला में चौर पंचाशिका का अनुवाद किए थे। और बंगला से फिर विद्या सुंदर के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह इसका अनुवाद किया था। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लिया जाए। इनका एक नाटक है पाखंड विडंबन। क्या है? आप जानते हैं, पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन। ठीक है। पाखंड विडंबन जो वास्तव में यह प्रबोध चंद्रोदय, क्या? प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। और प्रबोध चंद्रोदय यह वास्तव में मूलतः संस्कृत में है। किस भाषा में है? संस्कृत में है। और इसके जो रचनाकार हैं, यह कृष्ण मिश्र करके एक कवि हैं। क्या नाम है? कृष्ण मिश्र, कवि कृष्ण मिश्र करके हैं, उनकी ये रचना है। और उन्हीं का जो है कि पाखंड विडंबन के नाम से, यानी प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडंबन के नाम से भारतेंदु जी ने क्या किया था? इसका अनुवाद किया था। और एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रबोध चंद्रोदय कितने अंक में है? तो 3 अंक में है। प्रबोध चंद्रोदय 3 अंक में है, और इसका अनुवाद इन्होंने किया था। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला इनका नाटक देखते हैं, धनंजय विजय। धनंजय विजय एकदम डिटेल आप जान लीजिए। आज भारतेंदु के समस्त नाटकों का जो विषय वस्तु है, मौलिक नाटक किस प्रकार का नाटक है, इसका समय क्या है, ये सब जान लीजिए, खूब बढ़िया से जान लीजिए। धनंजय विजय का जो समय सीमा है, देखिए समय सीमा पाखंड विडंबन का मैं बता दूं, पाखंड विडंबन का
ये भी ये आप नोट कर लीजिए। ये 1872 है। क्या है? 1872 पाखंड विडंबन का। ठीक है ना। विद्या सुंदर और रत्नावली ये दोनों जान लीजिए। विद्या सुंदर और रत्नावली का जो रचना काल एक ही है, 1868 ईस्वी है। ये दोनों 1868 ईस्वी में ये इसका रचना काल है। इसको नोट कर लीजिए चाहे फिर याद कर लीजिए। पाखंड विडंबन का 1872 है। और अब आइए धनंजय विजय की बात कर लिया जाए। तो धनंजय विजय जो नाटक है, यह धनंजय विजय, धनंजय विजय, ठीक है ना। यह इसका जो रचना काल है 1873 है। सॉरी 1873 क्या है? 1873 है धनंजय विजय का रचना काल, में जो इसका अनुवाद किया गया था। और ये मूलतः धनंजय विजय के ही नाम से संस्कृत में भी है। और इसके जो रचयिता हैं नाटक के, यह कांचन कवि करके एक हैं। कौन? कांचन, कांचन कवि करके हैं धनंजय विजय के रचनाकार। और उसी का मूलतः अनुवाद इन्होंने किया है, भारतेंदु जी ने किया है। कब? 1873 ईस्वी में। क्लियर हो गया। आइए अब हम इनका एक अगला नाटक है मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इनका एक नाटक है, जो कि यह भी अनुदित नाटक है। और ये कब इसका अनुवाद किया गया था? तो ये इसका अनुवाद किया गया था 1878 ईस्वी में। कब किया गया था? 1878 ईस्वी में अनुवाद किया गया था। और ये मुद्रा राक्षस ये वास्तव में संस्कृत में भी इसी नाम से है। और आप सब जानते हैं कि इसके जो रचनाकार हैं यह कौन है? विशाख दत्त हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है कि इसके रचनाकार हैं। और इन्होंने इसी का अनुवाद 1878 में मुद्रा राक्षस के रूप में किया था। ठीक है ना। इनका एक नाटक है अनुदित नाटक दुर्लभ बंधु। क्या? दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु। ठीक है ना। यह वास्तव में यह अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ नाटक है, जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या? मर्चेंट ऑफ वेनिस। यह अंग्रेजी में लिखा हुआ नाटक है। और विलियम शेक्सपियर जो है कि बहुत बड़े नाटककार आप जानते हैं, विलियम शेक्सपियर का यह नाटक है। ठीक है ना। विलियम शेक्सपियर का यह नाटक है। और इन्हीं का यह अनुवाद दुर्लभ बंधु के नाम से, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु के नाम से इन्होंने किया। कब किया? 1880 में किया। इसको आप याद कर लीजिए। कब किया? 1880 में किया। तो क्या क्या यहाँ से आपको तैयार करना है कि दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये अनुवाद है, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, विलियम शेक्सपियर का है। और इसका अनुवाद कब किए थे? 1880 में इसका अनुवाद किए थे। ठीक है ना। आइए हम लोग इनके और आगे के कुछ अनुवादित नाटकों के बारे में जान लेते हैं। इनका एक नाटक है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। ठीक है ना। कर्पूर मंजरी का अनुवाद इन्होंने किया था 1875 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। और वास्तव में कर्पूर मंजरी संस्कृत का ही नाटक है, इसी रूप में, इसी नाम से। सॉरी, संस्कृत नहीं, प्राकृत, प्राकृत में है ये। किस भाषा में? ये प्राकृत में है। ठीक है ना। प्राकृत में है। और इसके जो है लेखक हैं राजशेखर। कौन? राजशेखर। थोड़ा सा प्राकृत पर संशय है, हम कंफर्म करके आपको बता देंगे, क्योंकि प्राकृत है या संस्कृत है, थोड़ा सा इस पर हम आपको बता देंगे। ठीक है ना। लेकिन इसके जो लेखक हैं वो कौन है? राजशेखर है। कब हुआ था? 1875 में इसका अनुवाद हुआ था, इसका अनुवाद किया गया था। आइए अगला हम लोग देख लेते हैं। इनका काफ़ी एक चर्चित नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है ना। सत्य हरिश्चंद्र जो है कि है, इसका अनुवाद भी इन्होंने 1875 ईस्वी में ही किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। और यह वास्तव में किस नाटक का अनुवाद है? तो यह बहुत अच्छा प्रश्न आपका बनेगा। चंड कौशिक, चंड कौशिक एक नाटक है।
चंड कौशिक। और ये वास्तव में किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में। किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। और इसके जो रचयिता हैं, इसके जो लेखक हैं, क्षेमेश्वर करके हैं। क्षेमेश्वर, क्षेमेश्वर इसके रचनाकार हैं, ठीक है ना। क्षेमेश्वर इसके रचनाकार हैं, बांग्ला भाषा में मूलतः है, चंड कौशिक के नाम से है। इसी का अनुवाद इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र के नाम से 1875 ईस्वी में किया था। और एक चीज़ और जान लीजिए कि सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका स्वयं भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने ही निभाया था, ठीक है ना। यह भी जानना आपको जरूरी है। इनका एक और नाटक है भारत जननी। क्या? भारत जननी। भारत जननी, भारत जननी इनका जो नाटक है, यह इसका अनुवाद इन्होंने किया था 1877 ईस्वी में। कब किया था? 1877 ईस्वी में किया था। और इसका, इस नाटक का जो मूल जो है ये बांग्ला भाषा में है। और किस नाम से है? ये भारत माता के नाम से है। भारत माता के नाम से ये बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा का ये नाटक है। और इसी को इन्होंने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इसका अनुवाद किया था, ठीक है ना। तो ये रहा इनका अनुदित नाटक, ठीक है। अब कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसके पहले आप जान चुके हैं कि कुल इनकी जो नाटकों का, कुल कितने नाटक इन्होंने लिखा है? तो कुल 17 नाटक का इन्होंने मौलिक और अनुदित सब लेकर के कुल 17 नाटक ये लिखे हैं। अब नाटकों का जो विषय वस्तु है इसको थोड़ा जान लिया जाए। विशेष करके जो अनुदित नाटक इनका जो है, अनुदित नाटक का विषय वस्तु हम लोग जान लेते हैं। देखिए, रत्नावली इनका जो नाटक है, क्या? रत्नावली। रत्नावली जो है यह इनका अधूरा नाटक है। अधूरा नाटक है, ये पूछ सकता है प्रश्न, इसको याद रखिएगा। अधूरा नाटक है यानी अपूर्ण है, ठीक है। विद्या सुंदर की बात अगर किया जाए, विद्या सुंदर, तो विद्या सुंदर का अगर विषय वस्तु की बात अगर किया जाए तो विद्या सुंदर में मित्रों ये प्रेम विवाह को ज़्यादा इसमें उकेरा गया है और प्रेम विवाह को श्रेयस्कर माना गया है। तो इसका मूल विषय वस्तु है प्रेम विवाह, ठीक है ना। इसमें प्रेम विवाह को श्रेयस्कर माना गया है, ठीक है। आइए पाखंड विडंबन की बात कर लिया जाए। पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन यह एक रूपक है। और इसका जो विषय वस्तु है वैष्णव मत की विशिष्टता, ठीक है ना। जो वैष्णव मत का विशेषता इसमें उकेरा गया है। वैष्णव मत की विशेषता को उकेरा गया है, ठीक है ना। विशेषता को उकेरा गया है। और पाखंड मुक्त ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया गया। पाखंड मुक्त भक्ति, इसीलिए जो है कि इसका नाम पाखंड विडंबन किया। पाखंड मुक्त भक्ति के बारे में यह चर्चा किया गया है। यानी कि वैष्णव मत की विशेषता के बारे में बताया गया है और पाखंड मुक्त भक्ति के बारे में ये इसमें चित्रण किया गया है, ठीक है ना। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर धनंजय विजय की बात किया जाए, कौन सा नाटक? धनंजय विजय। तो धनंजय विजय, धनंजय जानते हैं कि किसका नाम है? धनंजय जो है कि अर्जुन का नाम है। और यह इसका जो विषय वस्तु है वही है, आप जानते हैं कि विराट के वहाँ जब अज्ञातवास में जब रहते थे पांडव, तो उसी समय अज्ञातवास के अंतिम दिन विराट के, राजा विराट के सभी मतलब गोधन जो थे, मतलब गाय बछड़े थे, इसको जो है कि कौरवों ने हरण कर लिया। हरण कर लेकर जाने लगा। उसी में अभी बृहन्नता के रूप में ये अर्जुन थे और वहाँ युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद विजय प्राप्त किए, तो वही धनंजय विजय, यानी धनंजय अर्थात अर्जुन, और अर्जुन का जो विजय है वही धनंजय विजय इसका विषय वस्तु है, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस की बात अगर किया जाए, मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि मुद्रा राक्षस वास्तव में, मुद्रा राक्षस ये वास्तव में यह एक राजनीतिक नाटक है। क्या है? राजनीतिक नाटक है। राजनीतिक नाटक, राजनीतिक नाटक है ये, ठीक है ना, मुद्रा राक्षस।
और इसमें चाणक्य के कूटनीति को प्रतिपादित किया गया है। किसके? चाणक्य के कूटनीति को प्रतिपादित किया गया है। चाणक्य के कूटनीति को प्रतिपादित किया गया इसमें। तो यह एक राजनीतिक नाटक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस। अगला जो है, आइए दुर्लभ बंधु की बात अगर कर लिया जाए, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु की बात अगर कर लिया जाए तो दुर्लभ बंधु, यह जानते शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक है। इसका भारतीयकरण किया गया है। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक वंशपुर का जो महाजन था उसी का इसमें चित्रण किया गया है, उसके व्यक्तित्व का। इसमें कुछ खास नहीं है। कर्पूर मंजरी की बात कर लिया जाए, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी की बात अगर कर लिया जाए तो इसमें एक राजकुमार था, उसका नाम था चंद्रपाल। क्या नाम था? चंद्रपाल, राजकुमार चंद्रपाल। और कुंतल देश की विदर्भ नगर के बल्लभ राजा की कन्या का विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। बल्लभ देश की राजा की कन्या थी। किस देश की राजा की? बल्लभ, बल्लभ देश की राजकन्या के विवाह का बल्लभ देश की राजा की कन्या का विवाह का चित्रण किया गया है। राजकन्या का, बल्लभ देश की राजकन्या का विवाह का चित्रण किया गया, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। सत्य हरिश्चंद्र की बात अगर कर लिया जाए तो सत्य हरिश्चंद्र, इसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। और भारत जननी की बात अगर किया जाए तो जननी, यह एक ईर्ष्या, कलह, द्वेष आदि के बारे में इसमें चित्रण किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें बस इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग, और जैसे इस समय यानी कि भारतीय युग में कृष्ण के चरित्र पर आधारित कुछ नाटक लिखे गए। कृष्ण चरित्र पर आधारित, कृष्ण चरित्र पर आधारित नाटक लिखे गए थे। कुछ जान लिया जाए। चंद्रावली, प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रावली किसके जीवन चरित्र पर लिखा गया है, तो पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कृष्ण के चरित्र पर लिखा गया है। और यह किसका है? तो भारतेंदु जी का ही है। किसका है? भारतेंदु जी का है। कब यह लिखा गया? 1876 में। कब लिखा गया था? 1876 में। एक नाटक है ललिता, ललिता, ठीक है ना। इसके जो रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास हैं। कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अंबिका दत्त व्यास, पूरा नाम मैं व्यास 8 में लिख रहा हूं, अंबिका दत्त व्यास। और इसका जो रचना काल है 1884 ईस्वी है। क्या है? 1884 ईस्वी इसका रचना काल है, ठीक है ना। अगर हम महारास की बात करें, महारास एक नाटक है, महारास, ठीक है ना। महारास के रचयिता जो हैं हरिहर दत्त दुबे हैं। कौन है? हरिहर दत्त दुबे। यह भी कृष्ण चरित्र पर लिखा हुआ नाटक है और यह भी 1884 में ही यह इसका रचना हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नाटक है उषा हरण। क्या है? उषा हरण, इसको जान लीजिए। उषा हरण के रचयिता जो हैं चंद्र शर्मा करके हैं। चंद्र शर्मा, चंद्र शर्मा। ये कब लिखे? 1887 में। कब? 1887 में। अच्छा, उषा हरण के ही नाम से, फिर इसी नाम से, उषा हरण के ही नाम से एक अन्य कवि भी लिखे हैं, एक अन्य नाटककार भी लिखे हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री, मैं 60 में खत्री नाम लिख दे रहा हूं, कार्तिक प्रसाद खत्री। और यह 1892 में यह लिखे। कब लिखे? 1892 में। इसके अलावा प्रद्युम्न विजय, प्रद्युम्न विजय, ये जानते हैं इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। कौन है? ये हरि औध जी हैं, हरि औध, ठीक है।
और यह 1893 में, कब? 1893 में ये इसकी रचना हुई थी हरिऔध जी के द्वारा। तो ये कृष्ण काव्य पर आधारित ये नाटक रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और खास नाटकों के बारे में, कुछ खास तथ्यों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम दुखांत नाटक, प्रथम दुखांत नाटक, प्रथम दुखांत नाटक कौन है? तो प्रथम दुखांत नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी है। क्या है? रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी है, ठीक है। और यह जो है कि रणधीर प्रेम मोहिनी है किसका, ये भी जान लीजिए। तो श्रीनिवास दास का है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास का है ये, ठीक है। ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि कुछ आलोचक, विशेष करके एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिरीश रस्तोगी, गिरीश रस्तोगी के अनुसार, गिरीश रस्तोगी के अनुसार पहला दुखांत नाटक क्या है? इनके अनुसार जो है कि ये प्रथम दुखांत नाटक, प्रथम दुखांत नाटक कौन है? प्रथम दुखांत नाटक कौन है? तो ये मानते हैं, ये मानती हैं, ठीक है ना, नील देवी को। ये महिला है, नील देवी को मानती हैं, नील देवी, ठीक है ना, नील देवी को मानती है। तो ये भी जान लीजिए। हालांकि ये बहुत मतलब गूढ़ तथ्य है, इसको जानना जरूरी है, यह इतना जानिए। दोस्तों, मेरा परिश्रम कैसा आपको लाभ पहुंचा रहा है, आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रश्नों का श्रृंखला आपको मिलेगा। और मेरे जो पुराने साथी हैं, बस एक चीज़ है, आप लोग देख तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन लाइक करने में कुछ ज़्यादा लगता नहीं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं शायद। तो आशा है कि अब आप नहीं भूलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लिया जाए। अब इसमें इस युग के कुछ नाटककारों के बारे में जान लिया जाए, ठीक है ना, नाटक और नाटककार के बारे में जान लिया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट नाटक। संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है, लिखते चलिए, इसको सब लिखते चलिए, बहुत जरूरी है। संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर, ये इसके रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास हैं इसके रचयिता, ठीक है। चलिए फिर इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट नाटकों के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। महाराणा प्रताप और पद्मावती, ये दो ये नाटक है। क्या क्या? महाराणा प्रताप और क्या है? पद्मावती, महाराणा प्रताप और पद्मावती। यह जो है कि इसके रचयिता कौन है? राधा कृष्णदास। कौन है? राधा कृष्णदास, राधा कृष्ण दास हैं, ठीक। अच्छा, नई रोशनी का विष एक नाटक है, बहुत अच्छा है, इसको नोट करते चलिए। नई रोशनी का विष, ठीक है ना। इसके रचयिता जानते हैं कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट जो है नई रोशनी का विष नामक नाटक के रचयिता हैं। आगे और कुछ जान लीजिए। भारत सौभाग्य एक नाटक है। क्या? भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य एक नाटक है, इसको नोट्स जरूर बनाते चलिए। भारत सौभाग्य, इसके रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास है, ठीक है ना, भारत सौभाग्य। चलिए आगे देख लिया जाए। अगला नाटक देखिए, अगला क्या है? देश दशा एक नाटक है। क्या है? देश दशा, इसको नोट करते चलिए। देश
दशा, ये किनका है? देश दशा है गोपाल राम गहमरी का। किसका है? गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी का है। ठीक है ना। एक नाटक है भारत आरत। क्या है? भारत, यहां देखिए, भारत आरत, भारत आरत एक नाटक है। ठीक है ना। और इसके जो रचयिता हैं खड़ग बहादुर मल्ल। कौन है? खड़ग बहादुर मल्ल, खड़ग बहादुर मल्ल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भारत दुर्दशा आप जानते ही हैं। भारत हरण एक नाटक है। भारत हरण, भारत हरण एक नाटक है। इसके जो नाटककार हैं देवकी नंदन त्रिपाठी हैं। कौन है? देवकी नंदन त्रिपाठी, देवकी नंदन त्रिपाठी हैं। ठीक है ना। ये इसके बाद और जो कुछ खास नाटक के बारे में जान लिया जाए। कलि कौतुक रूपक, कलि कौतुक रूपक किसका है? कलि कौतुक रूपक, कलि कौतुक रूपक जो है ये प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र का है कलि कौतुक रूपक। ठीक है। इसके बाद और कुछ बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, आप इसको जानते ही हैं। ये किनका है? राधाचरण गोस्वामी का है। इसको खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। एक नाटक है महा अंधेर नगरी। एक तो अंधेर नगरी तो आप जानते ही हैं, भारतेंद्र जी का है। एक नाटक है महा अंधेर नगरी, महा अंधेर नगरी। इसके जो नाटककार हैं विजयानंद त्रिपाठी हैं। कौन? विजयानंद त्रिपाठी, विजयानंद त्रिपाठी। और इसका जो रचना काल की बात अगर किया जाए तो रचना काल है 1893। क्या है? 1893। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये इतना रहा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक और इसके नाटककार, इसके बारे में काफ़ी डिटेल आप जानकारी प्राप्त किए। अगर और भी यहाँ से कुछ और गूढ़ तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो चीज़ छूटा हुआ लग रहा है, आपको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ छूट रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए। मुझे लग रहा है कि सब कुछ मैं समेटने का प्रयास किया हूँ। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, ये कविता वर्धनी सभा को तो आप जानते हैं कि कविता वर्धनी सभा किसका है, लेकिन एक आता है कविता वर्धनी सभा, जानते हैं ना? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का ये मतलब ये इसका स्थापना किया हुआ है। तदीय समाज भी उन्हीं का है, पैनी रीडिंग क्लब उन्हीं का है। लेकिन एक आता है भाषा संवर्धनी सभा। कौन? भाषा संवर्धनी सभा, भाषा संवर्धनी सभा, इसको जानिए। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने किया था। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, प्रश्न आ सकता है। बाबू तोताराम ने किया था। ठीक है ना, बाबू तोताराम। तो ये इतना रहा, मतलब हालांकि ज्ञान का तो कोई और छोर होता नहीं है, लेकिन जितना मैं बताया हूँ मुझे लग रहा है कि भारतेंदु युग से अगर कुछ नाटक के बारे में अगर प्रश्न उठाता है तो इससे ज़्यादा कहीं जाएगा नहीं, जहाँ तक मुझे विश्वास है। और आपको भी लग रहा होगा कि इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज़ छूट ही नहीं रहा है, ये जान लीजिए। तो आज फिर इतना ही। इसके बाद फिर हम लोग द्विवेदी युग में प्रवेश करेंगे और द्विवेदी युग के बारे में खूब डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी तरह से लेक्चर वीडियो आपको मिलता रहेगा। बस केवल आप हमारे साथ बने रहिए, और जो कुछ सुझाव देना, सुझाव भी आप दे सकते हैं, आपका सुझाव आमंत्रित है। और बस आप हमारे साथ हैं, फिर मैं हूँ, बस किस तरह से हूँ, आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। बस आप केवल मेरे साथ बने रहिए और मैं आपके हर तरह से मतलब
जितना भी हो सकता है, जो भी मेरे पास ज्ञान है वो सब मैं आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।